चलो करते हैं स्टार्ट। सबको विजिबल होगी क्या स्क्रीन? यस सर। ठीक है। लास्ट क्लास में जो करवाया था वो समझ में आया? प्रॉपर निकल फेज डायग्राम बताया था आप लोगों को। बाइनरी फेज डायग्राम है एक टाइप का, सिंपलेस्ट बाइनरी फेज डायग्राम है। इसमें किसी को डाउट है? हम्म, बोलो। ना सर। अच्छा, देखो इसमें कुछ नहीं है, मतलब एक तरीका तो बताया था मैंने आपको, जैसे एक्स एक्सिस में क्या ले लेंगे, कंपोजिशन ले लेंगे, और वेट। कंपोजिशन क्या, वेट ही तो है। किसका लेंगे, निकिल का लेंगे, कॉपर का लेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ 100% निकल है, यहाँ 100% कॉपर है। अब इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इंक्रीजिंग हो रहा है तो निकिल इंक्रीज कर रहा है। इस डायरेक्शन में निकिल इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, निकिल लेंगे। निकिल का वेरिएशन दिखाएंगे। कॉपर तो है ही 100%। अब जैसे 20% निकिल है तो 80% क्या होगा, कॉपर होगा। 50% निकिल, 50% कॉपर। 80% निकिल, 20% कॉपर। ठीक है, इस तरीके से हम वेरी कर रहे हैं इसको। फिर हमने एक्स एक्सिस में क्या किया कि यहाँ 100% कॉपर है, सॉरी वाई एक्सिस में हमने टेम्परेचर ले लिया। यहाँ हमारा क्या है, 100% कॉपर है। कॉपर का कॉपर एज अ प्योर मेटल है, तो प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, ये 1085 पे क्या होता है, ये सॉलिड कॉपर है। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में हो जाता है। ठीक है। और निकिल अगर प्योर मेटल की फॉर्म में ले रहे हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1453 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो हमने क्या किया, अब इन बिटवीन हमें स्टडी करना है। इन बिटवीन स्टडी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तो प्योर कॉपर होगा नहीं, ना प्योर निकिल होगा। यहाँ तो क्या मिलेगा हमें, एलॉय मिलेगा एक, कॉपर प्लस निकिल। तो हमने से 20% निकिल के क्रॉसपॉन्डिंग ले लिया समझाने के लिए, कोई भी ले लो आप। मैंने से 20% निकिल लिया, मैंने माना से ए पॉइंट कंसीडर कर लिया, जो कि निकिल का मेल्टिंग पॉइंट है उससे भी ज़्यादा ले लिया। ठीक है। सुपर हीटेड रीजन ले लिया, कॉपर प्लस निकिल। तो मैंने बताया ए पॉइंट पे जो सिचुएशन है, 20% तो निकल है, 80% कॉपर है। ठीक है। तो जैसे जैसे हम इसको कूल्ड करेंगे, तो जैसे ही बी पॉइंट पे पहुंचता, बी पॉइंट कौन सा था, निकिल का था मेल्टिंग पॉइंट पे, तो जाहिर सी बात है निकिल बी पॉइंट पे पहुंचा तो निकिल क्या करेगा, सोलिडिफाई होने की कोशिश करेगा। न्यूक्लिएशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्योंकि यही तो मेल्टिंग टेम्परेचर है। इससे ऊपर तो क्या होता है, क्यू पॉइंट से ऊपर क्या मिलेगा आपको, निकिल लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, और उससे नीचे क्या मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ क्या बी पॉइंट पे न्यूक्लिएशन प्रोसेस स्टार्ट करने की कोशिश करता है निकिल, बट ड्यू टू इट्स लेस मेजोरिटी एज कंपेयर टू कॉपर, तो यहाँ न्यूक्लिएशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाता। हालांकि इसका मेल्टिंग टेम्परेचर यही था, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर निकिल का, बट उसके बावजूद भी यहाँ न्यूक्लिएशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो पाता। कॉपर की 80% मेजोरिटी होने की वजह से कॉपर कहता है 1085 मेरा मेल्टिंग टेम्परेचर, तुम यहाँ कैसे सॉलिड बन जाओगे इतनी आसानी से। मतलब 80% कॉपर तो कॉपर की चलेगी, तो कॉपर इसको और नीचे तक लेके जाता है। बट यहाँ क्या है, सी पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते, सी कोई भी टेम्परेचर मान लो, ये 1300 डिग्री सी मान लिया मैंने, तो यहाँ सी पॉइंट पे पहुंचते ही क्या होगा आपका, क्या होगा सी पॉइंट पे आपकी मेल्टिंग पॉइंट है ये, यहाँ से क्या है, पहला न्यूक्लिएशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। समझ में आया, न्यूक्लिएशन प्रोसेस यहाँ स्टार्ट होगा सी पॉइंट पे। कॉपर भी इसको रोक नहीं पाएगा, निकिल को। ठीक है।
कॉपर यहाँ बी पॉइंट पे तो उसको बोलता है यहाँ नो न्यूक्लिएशन नो न्यूक्लिएशन, लेकिन अब जैसे 20% निकल है वो, बट यहाँ सॉलिडिफाई करने की कोशिश करेगा तो क्या है सी पॉइंट पे क्या है दोनों ही सॉलिडिफाई होंगे क्योंकि इनका होमोजेनियस है, सॉल्यूशन बना रखा हमने, है ना। तो ये मेल्टिंग टेम्परेचर हो गया। अब जैसे ही सी पॉइंट से नीचे हम इसको कूल करते हैं तो 1085 आ गया कॉपर का, बट निकल की प्रेजेंस की वजह से क्या है फ्रीजिंग पॉइंट है और थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। ये तो निकल का था ना, से सॉरी कॉपर का था ना 1085, इससे 1085 से ऊपर क्या है आपका लिक्विड बनता है, 1085 से नीचे क्या है आपका क्या बनता है सॉलिड बनता है। लेकिन 1085 पे ये कॉपर बनना चाहिए बट कॉपर को नहीं बनने देता क्योंकि निकल भी प्रेजेंट है ना। तो उसको फ्रीज कहाँ करता है, यहाँ करता है इस पॉइंट पे थोड़ा सा नीचे, क्योंकि निकल की प्रेजेंस की वजह से यहाँ हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या नोट किया 1085 पे इसका था, जब हमारा 20% था तो इसको थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करता है, जब हमारा 30% होगा तो हो सकता है थोड़ा ऊपर शिफ्ट करे, जब हमारा 50% होगा तो 1085 से पहले ही कर ले, कोई निकल की भी तो चलेगी अपनी, तो निकल का भी कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है। तो धीरे 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 करके और फाइनली अकेला निकल कितने पे होता है सॉलिडिफाई, और आपका जो क्या कहते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर दोनों सेम यही होगा क्यू पॉइंट पे अकेला। प्योर मेटल कैसे होता है याद हो आप लोगों को, मैंने बताया था प्योर मेटल की लेटेंट हीट है सेम टेम्परेचर पे लूज होती है ना, निकलती है ना लेटेंट हीट सेम टेम्परेचर पे, तो इसका हो गया। तो इस तरीके से आपको लोकेशन मिल गया। और जैसे मेल्टिंग टेम्परेचर यहाँ जैसे जैसे निकल का बढ़ता जाएगा तो निकल का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है उसके नजदीक पहुंचता जाएगा। तो इनको जो अब इन बिटवीन क्या आपको सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज मिलते हैं, इसको मस्सी जोन बोलते हैं। जैसे दलदल होती है ना, दलदल का आप लोगों ने बिहेवियर देखा है, मस्सी जोन बोलते हैं जिसको, दलदल को मस्सी जोन। तो ऐसा ही आपको यहाँ मिलेगा उबड़ खाबड़, मतलब कहीं सॉलिड ज्यादा कहीं लिक्विड कम है, कहीं लिक्विड ज्यादा कहीं सॉलिड कम है, तो हेट्रोजीनियस प्रॉपर्टी मिलेगी इसके अंदर। और उससे ऊपर क्या है जो आपका PCRQ, इससे ऊपर क्या मिलेगा आपको लिक्विड मिलेगा। और PDSQ, इससे नीचे क्या मिलेगा सॉलिड मिलेगा। ठीक है, सॉलिड को हमने डिनोट किया अल्फा से। अल्फा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सॉलिड फेज रिप्रेजेंट कर रहा है, एलोए का रिप्रेजेंट कर रहा है सॉलिड फेज। कहीं आप ये सोचो सर कॉपर रिप्रेजेंट कर रहा है या निकल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एलोए का सॉलिड फेज रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? यस सर। अगर बताना हो मतलब सॉलिड फेज है सर, ये सॉलिड फेज है, इस सॉलिड फेज में का माइक्रोस्ट्रक्चर कैसा होगा सर? What will be the microstructure of this solid phase? डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर तो हुआ है, लेकिन उसका माइक्रोस्ट्रक्चर कैसा होगा? कॉपर प्लस निकल कौन सा एलॉय बनाता है, याद रखना मोनल मेटल बोलते हैं उसको। कॉपर प्लस निकल क्या होता है, मोनल मेटल, याद रहेगा मोनल मेटल, मैं लिख देता हूँ मोनल मेटल एलॉय होता है, इसका नाम होता है मोनल मेटल। हाँ, अब यहाँ जो सॉलिड फेज बन रहा है इसके अंदर क्या है, कॉपर और निकल दोनों चीज है ना, दोनों सॉलिडिफाई हो रहे हैं सॉलिड। अब मुझे ये बताओ इसके अंदर जो ये सॉलिड बना है इसका माइक्रोस्ट्रक्चर किस चीज का होगा? कॉपर वाला माइक्रोस्ट्रक्चर होगा या निकल का माइक्रोस्ट्रक्चर होगा? कॉपर वाला सर। कॉपर का होगा। कॉपर इज ए सॉल्वेंट,
और निकल इज ए सॉल्यूट। यहाँ देखो 20% था, तो यहाँ सॉल्यूट कौन है? निकल है। सॉल्वेंट कौन है? कॉपर है। तो मैंने बताया था जब कॉपर और निकल दोनों अगर हैं तो सॉल्वेंट का हम क्या लेते हैं? माइक्रो स्ट्रक्चर लेते हैं। यहाँ किसका है? अगर यहाँ हम नोट करेंगे, ये सॉलिड फेस का जो नेचर है वो कैसा है? कॉपर का क्या होता है? मैंने बताया कॉपर इज ए डेकोरेटिव, निकल भी। वैसे तो दोनों ही सेम है, तो इसमें हमें टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं सर कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। जब दोनों ही सेम है तो जाहिर सी बात है कोई भी ले लो, दोनों का जब माइक्रो स्ट्रक्चर ही कैसा बनना है। कॉपर क्या है? डेकोरेटिव है, निकल डेकोरेटिव है। मैंने बताया था एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, याद है? एफसीसी। तो इस सॉलिड फेस का माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा होगा? एफसीसी होगा। ठीक है। और एफसीसी आप लोगों को पता है डक्टाइल होता है, क्या होता है? स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं मेरी लास्ट क्लासेस के अंदर। ठीक है। तो आपकी बुक में कैसे एक्सप्लेनेशन कर रखा है? आपकी बुक में ए और बी मान के इसको एक्सप्लेन किया होगा आई थिंक। ठीक है। निकल की जगह बी ले लिया होगा, कॉपर की जगह ए ले लिया होगा। बट मैंने कॉपर और निकल लेके एक्सप्लेन इसलिए किया है क्योंकि ये ही आपके लिए यूजफुल है। समझ में आया? एक्सप्लेनेशन इसमें अच्छे से समझ आएगा। और आपको अपने नोट्स भी बनाओगे तो इसमें कॉपर और निकल लेके ही नोट्स बनाना। ए जैसे आपका कॉपर है, बी आपका निकल है। ठीक है। क्योंकि आपका मोनल मेटल है ना ये एलॉय। जब आप एलॉय वाले चैप्टर में जाओगे, नेक्स्ट यूनिट है जिसके अंदर एलॉय है, कॉपर एलॉय है, उसमें मोनल मेटल आएगा। ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ रही, इसको इसी तरीके से पढ़ना है आपको। समझ गए? इसके अंदर जो है लीवर रूल पढ़ेंगे। जब हमारा टॉपिक एक बार वो कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद लीवर रूल भी पढ़ेंगे हम। इसी डायग्राम से समझा दूंगा मैं आपको लीवर रूल क्या होता है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। देखो मैंने लिखा हुआ ना, होमेरो-3 कंडीशन को फॉलो करते हुए माइक्रो स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। होमेरो-3 कंडीशन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको माइक्रो स्ट्रक्चर की कैसे है। सॉल्वेंट का माइक्रो स्ट्रक्चर ही एलॉय का माइक्रो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। फिर मैंने जाते जाते आपको बताया था ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कंप्लीट सॉल्युबिलिटी हो, लिक्विड के अंदर भी हो, सॉलिड के अंदर भी हो, सॉलिड सॉल्युबिलिटी भी हो, लिक्विड सॉल्युबिलिटी भी हो। एलॉय की लिक्विड स्टेज के अंदर भी कंप्लीट सॉल्युबिलिटी हो जाए और सॉलिड स्टेट में भी कंप्लीट सॉल्युबिलिटी हो जाए। कहने का मतलब है सर सॉल्वेंट है हमारे पास, सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं लिक्विड स्टेज में, तो वो लिक्विड स्टेज में भी क्या है? कंप्लीट सॉल्यूबल हो पा रहा है ना जितना आपने ऐड किया है। जैसे मान लो 80% हमारे पास क्या था? इसमें कॉपर था। सॉल्वेंट हमारे पास कितना था? 80%। और 20% क्या था? सॉल्यूट कितना था हमारे पास? निकल 20%। अब ये सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट कितना? 80%। इसकी कितनी कैपेसिटी है मुझे बताओ? 80% कॉपर है तो ये निकल को कितना अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है? 20% ही तो करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। 100 होगा ना, तो 20% निकल ही तो करेगा। इस पॉइंट पे, इस लाइन के अलोंग 20% ही करेगा। तो लिक्विड स्टेज में क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर बना रहा, कंप्लीट सोल्यूबल कर पा रहा है इसको। और मैंने बताया अगर कंप्लीट सोल्यूबल नहीं कर पाता तो उस टाइम क्या होगा? वॉमिटिंग वाला चीज याद रखना, वॉमिटिंग करेगा, निकल एक नया कंपाउंड बना लेगा जिसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। याद है ना? जो कंसेप्ट मैंने पहले डिस्कस किए थे वो इसलिए तो डिस्कस किए थे ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो आप देखना ये जो टॉपिक है कैसे समझाते हैं टीचर, ये डायग्राम बना दिया है, ऐसे बना दिया है, ये चीज होगी, ये चीज होगी, बच्चों को इसका सिग्निफिकेंस ही समझ में नहीं आता। सर ये डायग्राम बता क्या रहा हमें? ठीक है।
आपको मैंने क्लियर कर दिया सिग्निफिकेंस भी कैसे इसमें हो रहा है। तो कंप्लीट सॉल्यूबल हो लिक्विड स्टेज में भी और सॉलिड स्टेज में भी स्टेट में, तो ऐसी कंप्लीट सॉल्युबिलिटी को हम कहते हैं आइसोमॉर्फस सिस्टम। ऐसे सिस्टम को, ऐसे बाइनरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फस सिस्टम, जिसके अंदर लिक्विड सॉल्युबिलिटी भी 100% है, सॉलिड सॉल्युबिलिटी भी 100% है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? आइसोमॉर्फस सिस्टम। समझ गए बात इतनी? ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एलोट्रोपी। ये एलोट्रोपी मैं अभी इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, इसका रीजन क्या है एलोट्रोपी को अभी डिस्कस करने का, क्योंकि मैंने कूलिंग कर प्योर मेटल का अभी डिस्कस किया है ना, इसलिए मैं इसको अभी डिस्कस कर रहा हूँ। एलोट्रोपी क्या होती है? कोई स्टूडेंट बताएगा व्हाट डू मीन बाय एलोट्रोपी? एलोट्रोपी क्या होती है? पता है किसी स्टूडेंट को? तो कोई भी मेटल अलग अलग फॉर्म में पाया जाए। देखो, एलोट्रोपी एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की कि जैसे मान लो कार्बन है हमारे पास, कार्बन ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिलता है हमें, ठीक है, सेम फिजिकल स्टेट होने के बावजूद वो, और सेम केमिकल एलिमेंट होने के बावजूद वो हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिलता है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एलोट्रोपी। समझ में आई बात? जी सर। देखो इसकी डेफिनेशन। एलोट्रोपी इज द प्रॉपर्टी of same chemical element, same chemical element मतलब तो समझ रहे हो ना, सेम केमिकल एलिमेंट, जैसे कार्बन है तो कार्बन की ही बात कर रहा हूं मैं, सेम केमिकल एलिमेंट टू एग्जिस्ट इन 2 or more different form in same physical state। समझ में आया? सेम ही आपका क्या है? केमिकल एलिमेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, सेम केमिकल एलिमेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कार्बन। कार्बन तो देख रखा होगा सभी ने, आप लोगों ने। यस सर। कार्बन है, सेम केमिकल एलिमेंट है कार्बन, और सेम फिजिकल स्टेट है, ठीक है। जैसा कार्बन है वो सेम फिजिकल स्टेट भी है, सेम केमिकल एलिमेंट है, लेकिन ये हमें पाया जाता है 2 या 2 से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के अंदर, अलग अलग फॉर्म में। कार्बन ही हमें, अगर मैं कार्बन का एग्जांपल लूं, व्हाट आर द एलोट्रोप ऑफ कार्बन? एलोट्रोप्स क्या होंगे कार्बन के? अगर बात करूं मैं तो आप लोगों ने सुना होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का नाम सुना है? यस सर। यस सर। डायमंड। डायमंड, ग्रेफाइट देख रखा आप लोगों ने? रियल में तो नहीं देखा सर। वो क्या होता है जो पेंसिल की नोब होती है ब्लैक ब्लैक कलर में? सेल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, वही होता है सर, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट होता है के बीच में डलता है ब्लैक ब्लैक। इतना बोला देख नहीं रखा, ऐसी बातें क्यों करते हो अजीब अजीब सी? ग्रेफाइट देख रखा है, उसके अंदर भी कार्बन है, उसको एक फॉर्म तो ग्रेफाइट होगी। अगर आपसे एग्जाम के अंदर, वैसे तो एलोट्रोपी है आपके सिलेबस में, ठीक है। एलोट्रोपी क्या होती है? एलोट्रोपी ऑफ आयरन आपके सिलेबस में है, ठीक है।
बट ये एग्जाम्पल कार्बन नहीं है, बट मैं भी पूछ ले क्योंकि एग्जाम्पल एलोट्रोपी से रिलेटेड है तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे, इसलिए ये डिस्कस कर लिया कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या होंगे। दो फॉर्म होती है, कार्बन हमें दो फॉर्म में पाया जाता है, एक ग्रेफाइट की फॉर्म में, एक डायमंड की फॉर्म में। ठीक है, ग्रेफाइट आप लोगों ने देखी होगी, पेंसिल की नोक होगी, लीड कहते हैं जिसको। दूसरा आप लोगों ने पेंसिल सेल भी देखे होंगे, उसके अंदर भी मिलता है ब्लैक ब्लैक कलर में, आपको उसको तोड़ा फोड़ी करोगे उसके अंदर आपको मिलता है ना ब्लैक पेंसिल टाइप में। सेल के अंदर देखते हो नहीं देखते हो आप? यस सर, यस देखा है। निकलता है किया भी होगा आप लोगों ने तोड़ा फोड़ी, और उसमें से जो ब्लैक ब्लैक वो निकालते हो। हाँ जी। ठीक है, दैट इज ग्रेफाइट। डायमंड तो आप लोगों ने देखा ना हो लेकिन सुना बहुत है इसके बारे में, सुना नहीं सुना? और मूवी में भी देखते हैं, और कई तो गाने भी बने हुए हैं। वो कौन सा गाना था देवानंद का? हीरा पन्ना वाला वो गाना नहीं था? हीरे से रिलेटेड था, मिलने की तमन्ना है, लाइक दैट। तो आप लोगों ने मूवी के अंदर बहुत देखा है डायमंड, और डायमंड के लिए तो पूरी मूवी बन जाती है उसको चोरी करने के लिए। तो डायमंड आप लोगों ने रियल में ना भी देखा हो लेकिन आप लोगों ने मूवी में बहुत देखा हुआ है। तो उसके अंदर भी क्या, कार्बन। समझ में आई बात? तो कार्बन की दो डिफरेंट फॉर्म में आपको मिलता है, सेम फिजिकल स्टेट है, कार्बन ही है दोनों में। ग्रेफाइट के अंदर भी कार्बन है और डायमंड के अंदर भी कार्बन है, लेकिन आपको मिल कैसे रहा? दो डिफरेंट फॉर्म में मिल रहा है दोनों में कार्बन ही। लेकिन सर एक इतना एक्सपेंसिव डायमंड, आप लोगों ने सुना होगा डायमंड कितना एक्सपेंसिव होता है। सर ये कार्बन इतना एक्सपेंसिव हो गया हमारे डायमंड के अंदर। अगर कार्बन हमें डायमंड की फॉर्म में मिल रहा है, इतना एक्सपेंसिव है सर ये। अगर हमारे पास कार्बन तो इजीली अवेलेबल है, हम इसको डायमंड में कैसे कन्वर्ट करें? इतना एक्सपेंसिव है, करोड़ों में है इसकी कॉस्ट। क्या हम इसको क्रिएट नहीं कर सकते सर? ये सवाल नहीं आता होगा आपके दिमाग में? यस सर। देखो एक लाइन लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि एटम्स ऑफ कार्बन आर बॉन्डेड इन डिफरेंट फॉर्म्स। जो एटम्स हैं कार्बन के, एटम्स हैं कार्बन के ग्रेफाइट और डायमंड के अंदर, वो क्या है? बॉन्डेड हैं, अलग अलग फॉर्म में है, जब तो आपको डिफरेंट फॉर्म मिल रही है। डिफरेंट फॉर्म, अलग फॉर्म में उनका स्ट्रक्चर मिलेगा जब तो है। तो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल लैटिस स्ट्रक्चर। और डायमंड का कैसा होता है? सॉरी उल्टा बता दिया मैंने। डायमंड का होता है टेट्राहेड्रल। पहले इसका बताता हूं मैं, ग्रेफाइट का क्या होता है? हेक्सागोनल लैटिस स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल लैटिस स्ट्रक्चर। और डायमंड का क्या होता है? टेट्राहेड्रल लैटिस स्ट्रक्चर। समझ में आया? दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए वो अलग अलग फॉर्म में है, ग्रेफाइट अलग है। सवाल आता है सर ये डायमंड कैसे बनाए सर? क्या हम बना सकते हैं? इतना ही एक्सपेंसिव है ग्रेफाइट, तो हमारे पास इजीली अवेलेबल है। क्या ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी चाहिए आप लोगों को। जैसे बहुत हाई टेम्परेचर पे ग्रेफाइट का हम क्या करें, तापमान इतना ज़्यादा बढ़ा दें और प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ा दें, प्रेशर ऑलमोस्ट 10⁹ पास्कल के अबाउट आपके पास, अगर हम ग्रेफाइट को एक्सपोज करें और टेम्परेचर 1000 केल्विन के आसपास। 1000 केल्विन कितना होता है? डिग्री की बात नहीं कर रहा मैं। अगर ग्रेफाइट का
1000 केल्विन टेम्परेचर बढ़ा दूं और प्रेशर 10⁹ बढ़ा दूं तो आपको डायमंड मिलेगा, और वो भी डायमंड प्योर वाला डायमंड नहीं मिलेगा, वो भी सिंटर्ड डायमंड मिलता है, SINTERED, सिंटर्ड डायमंड। शायद से आपने WT में पढ़ रहे होगे अब, या शायद से अगले सेमेस्टर में पढ़ोगे WT में। सिंटर्ड डायमंड सुना है नाम आप लोगों ने कहीं? सिंटर्ड डायमंड, ये वाला डायमंड मिलेगा आपको, वो वाला भी डायमंड नहीं मिलेगा रियल वाला जो आप सोच रहे हो। समझ में आई बात? ग्रेफाइट को अगर बढ़ाते हैं, बस इतनी ही इंफॉर्मेशन रखो, ज़्यादा इंफॉर्मेशन में जाने की जरूरत नहीं। आपको इतना पता होना चाहिए कि एलोट्रोपी का मतलब क्या है। सेम केमिकल एलिमेंट है, जस्ट लाइक कार्बन है तो कार्बन ही है। ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी केमिकल एलिमेंट की कि वो फिजिकल स्टेट भी सेम हो, कार्बन है तो कार्बन ही मिले हर जगह, बट अलग अलग फॉर्म मिले उसकी। समझ में आया? कार्बन है, रंग ग्रेफाइट के अंदर भी कार्बन है, डायमंड के अंदर भी कार्बन है, लेकिन फॉर्म हमें अलग मिले। ग्रेफाइट के अंदर कार्बन जो बॉन्डेड है वो हेक्सागोनल लैटिस स्ट्रक्चर बना रहा है, डायमंड के अंदर जो कार्बन बॉन्डेड है वो टेट्राहेड्रल लैटिस स्ट्रक्चर बना रहा है। तो आपसे कोई पूछ ले व्हाट आर द एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, तो आप बता दोगे ग्रेफाइट, डायमंड। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल लैटिस स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, इतना ही करेंगे, इसमें ज़्यादा हम जाएंगे नहीं। जो हमारे सिलेबस में है ये एग्जाम्पल जरूर बताना था, क्योंकि आपकी बुक में भी एग्जाम्पल दिया हुआ है ये, इसलिए ये डिस्कस कर लिया मैंने। नाउ नेक्स्ट इज, एक तो कार्बन हो गया, दूसरा आप बात करें आयरन भी तो है जो अलग अलग फॉर्म में मिलेगा आपको, वो डिस्कस कर लेते हैं। आयरन डिफरेंट फॉर्म में कैसे मिलता है। कार्बन का तो मैंने बता दिया, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ग्रेफाइट डायमंड है, तो इसके बारे में इतना ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें एग्जाम्पल पता होना चाहिए इसके बारे में। तो एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया आप लोगों को। लेकिन आयरन की एलोट्रोपी आपके सिलेबस में है, क्योंकि आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ोगे ना आप, इसलिए एलोट्रोपी ऑफ आयरन आपके सिलेबस में है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये हम एलोट्रोपी ऑफ आयरन सही से आपका 4th यूनिट का पहला दूसरा टॉपिक होगा, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों अभी डिस्कस कर रहा हूँ वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। सर क्यों डिस्कस कर रहे हैं एलोट्रोपी ऑफ आयरन? एलोट्रोपी ऑफ आयरन क्या रिप्रेजेंट करेगा? कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन। याद हो ऐसा कोई टॉपिक हमने पढ़ा है अभी हाल ही में? बोलो यार। यस सर। देखो, इसलिए इस कंसेप्ट को मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक हमने किया होगा अभी हाल ही में। ये देखो, कूलिंग कर्व ऑफ प्योर मेटल, A to B, B to C, C to D, कूलिंग कर्व ऑफ एलॉय A B C D, इस तरीके से कूलिंग हो रही है, जो कि हम अभी पढ़ गए हैं। कॉपर निकल एलॉय पढ़ गए हैं। कॉपर निकल एलॉय इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ना। एलॉय जिसमें सॉलिड सोल्यूबिलिटी भी होती है, लिक्विड सोल्यूबिलिटी भी होती है, एलॉय की कंप्लीट 100% होती है, और उसको हम आइसोमॉर्फस सिस्टम बोलते हैं। तो ये चीज़ हमने अभी करी है उसमें, ठीक है, आइसोमॉर्फस सिस्टम के अंदर हमने ये चीज़ करी है। अब प्योर मेटल को भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर एक दो जैसे कूलिंग कर्व आपके दे रखे ना, इटेक्टिक, वो हम फर्दर करेंगे जब उनका डिस्कशन आएगा, उससे पहले ही डिस्कस करेंगे उसको। अब ये दो चीज़ हमने डिस्कस कर ली है, कूलिंग कर्व इनका, तो इनका एप्लीकेशन भी देख लेते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक ही कर लेते हैं, इसलिए हम अब कर रहे हैं इस टॉपिक को, एलोट्रोपी ऑफ आयरन और कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन।
तो प्योर आयरन क्या है? प्योर आयरन इसलिए लिखा आपको याद आ जाए, प्योर मेटल का कूलिंग कर्व कैसे बनता है वैसे ही हमारा इसका बनेगा प्योर आयरन का कूलिंग कर्व। लेट अस सी। वाई एक्सिस में क्या लेते हैं? कूलिंग कर्व के अंदर वाई एक्सिस में क्या लेते हो? बताओ। टेम्परेचर। वाई एक्सिस में हम लेंगे टेम्परेचर, और एक्स एक्सिस में क्या लेंगे? पोजीशन। टाइम। ठीक है, से डिफरेंट टेम्परेचर ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1539, 1550 आपकी बुक में ऐसा कुछ दे रखा होगा, तो डोंट माइंड करना इस बात को कि मैंने 1539 लिख दिया, आपकी बुक में 1550 दिया हो या 1558 दिया हो, कुछ भी दिया हो, इसके आसपास ये होती है रेंज इसकी। ठीक है, तो आप इसको लेके ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, और सर ने ये लिखिए क्योंकि आप अप्रोक्स लिखते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद है 910 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके बाद है 768 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इनको ड्रॉ कर देते हैं। डॉटेड लाइन में, इसको भी डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर देते हैं जिससे इसका रीजन क्लियर हो जाए, हमें जो रेंज चाहिए टेम्परेचर रेंज आपको मिल जाए। इसको भी हमने क्या किया, डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। ये टेम्परेचर सबसे पहले क्या किया, हमने सारे टेम्परेचर लिख दिए जो हमें ज़रूरत है आयरन की एलोट्रोपी को समझने के लिए। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, उसके बाद हमने लाइक डेट एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, उसके बाद हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़ आप लोगों को? ये लाइनें मैंने जो ड्रॉ करी है आप लोगों को समझ में आ रही है? अभी तक मैंने करवाया नहीं है लेकिन फिर भी आ रही है समझ में ये कर्व कुछ आपको जाना पहचाना सा नहीं लग रहा कि ऐसा ही हमने कुछ पहले पढ़ा हो? प्योर मेटल के अंदर कैसा पढ़ा था? यही था सर। यही था ना। अब इसमें मैंने ज़्यादा फॉर्म दिखाने के लिए आयरन की कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, आयरन का रंग रूप कितना होगा, जैसे कार्बन का रंग रूप कितना था, ग्रेफाइट और डायमंड, ऐसे ही आयरन अलग अलग टेम्परेचर पे आयरन आपको कैसा मिलेगा वो हमें देखना है। प्योर आयरन की बात चल रही है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप लोगों को आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज 1539 समटाइम्स भी, जैसे बुक में है, क्योंकि मेरे दिमाग में यही याद हो रहा है इसलिए मैं हर जगह 1539 ही लिखता हूँ, लेकिन बुकों में आपको 1550 के आसपास मिलेगा, जो भी मिले डोंट माइंड, क्लियर, क्योंकि अप्रोक्स ही है, आपको दिमाग में होनी चाहिए, वही वैल्यू याद रखो। अब देखो हम कूलिंग करते हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट है, समझ में आ रहा है? 1539 डिग्री का है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन।
आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है, तो इससे ऊपर क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट है तो जाहिर सी बात है इससे नीचे सॉलिड है, लिक्विड फॉर्म में आ जाए। लिक्विड होगा। जी सर। एल 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 एल, इज इट क्लियर? इतनी Yes, बात sir. समझ में आई आप लोगों को? ठीक है। अच्छा। अब देखो, जैसे ही 1539 मेल्टिंग पॉइंट से नीचे आएंगे, ये लिक्विड के किसी नए सॉलिड में कन्वर्ट होगा, यस और नो? यस सर। अभी तक यही चीज कर रहे थे हम। हाँ जी। कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन पे क्या होता है? लेटेंट Latent हीट heat. निकलती है। और इस पॉइंट पे ध्यान देना, फोकस करना, इस पॉइंट पे एक नया रंग रूप ले लिया, नहीं ले लिया? और फिर उसमें से हीट निकलेगी, सेंसिबल हीट निकलेगी। सेंसिबल हीट निकलेगी तो क्या होगा? उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ क्या है? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। सेंसिबल हीट निकली तो कितना हो गया? 1539 से 1400 डिग्री पहुंच गया। सेंसिबल sir. हीट निकलना मतलब टेम्परेचर चेंज होना। तो यहाँ सेंसिबल हीट निकल रही है, एरो बाहर की ओर है तो सेंसिबल हीट निकल रही है। इस पॉइंट पे क्या है? 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है? सेंसिबल हीट निकलने के बाद एक यहाँ एक कोई मतलब हम कह सकते हैं फेस चेंज होना स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ लेटेंट हीट निकल रही है। लेटेंट हीट निकल रही है। लेटेंट हीट निकलेगी तो क्या है? यहां आपका एक नया रंग रूप लेना स्टार्ट होगा। नया रंग रूप लेना स्टार्ट होगा। जैसे हम क्योंकि फेस चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है, जैसे पानी था, आप लोगों ने टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पढ़ा था, उसके अंदर पानी है वो वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहा है, या लिक्विड है तो वो वेट रीजन के अंदर एंट्री हो रही है। ऐसे ही हमारा क्या है, यहाँ जो भी पहले इससे ऊपर जो भी सॉलिड रहा होगा, वो सॉलिड यहाँ से नया रंग रूप बदलना स्टार्ट होता है, और यहाँ पे नया रंग रूप बदल के नया रंग रूप आ जाता है, मतलब एक नया सॉलिड बन जाता है। उसको फर्दर हम कूलिंग करेंगे तो वो स्टेबल तो रहेगा, इन दोनों रीजन के अंदर स्टेबल तो रहेगा। इस पॉइंट पे फ्रीजिंग हो रही है, एक नया रंग रूप मिल रहा है उसको, तो यहाँ फिर क्या होगा? सेंसिबल हीट लॉस होगी। यहाँ क्या है? फिर फेस चेंज होना स्टार्ट होगा। यहाँ क्या है? एक नया फेस मिल जाएगा आपको। यहाँ फिर सेंसिबल हीट लॉस होगी, और यहाँ क्या है? एक और फेस चेंज होगा, फिर यहाँ एक और मिल जाएगा। लाइक दैट। समझ में आई आप लोगों को? जी सर। एक बार मैं इसको रब कर दूं। कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया मैंने, कैसे ये डायग्राम बन रहा है और कैसे कैसे नए फेज आपको मिल रहे हैं। चलो आप देखते हैं, यहां हमें क्या मिलेगा? डेल्टा आयरन मिलेगा। कैसा मिलेगा? डेल्टा आयरन। समझ में आई? लिक्विड मतलब 1539 और 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कौन सा आयरन मिलेगा आपको? डेल्टा आयरन बोलेंगे जिसको। मतलब यहां कोई भी लिक्विड रहा हो 1539, उसका फेस चेंज हुआ होगा तो एक नया रंग रूप लेगा, नहीं लेगा? नया फेस लेगा, नहीं लेगा? तो 1539 और 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आपको जो मिलेगा आयरन, जो नया एलोट्रोपिक फॉर्म मिलेगी, उस फॉर्म का नाम है डेल्टा आयरन। 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक और नया फेज चेंज हो जाएगा। ये देखो लिक्विड में है ना, ये लिक्विड में नहीं नजर आ रही, सॉरी लिक्विड कह रहा हूं मैं, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन नहीं है, लेटेंट हीट होगी। यहां से फिर लेटेंट हीट लॉस होगी तो यहाँ पे नया रंग रूप मिल जाएगा। मतलब डेल्टा आयरन यहाँ से बदलना स्टार्ट होगा, बदलना स्टार्ट होगा, बदलना स्टार्ट होगा। डेल्टा आयरन, डेल्टा आयरन, डेल्टा आयरन 50% कंप्लीट हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है नई फॉर्म में, नई फॉर्म में, नई फॉर्म में। यहाँ जाके
डेल्टा आयरन है, एक नया रंग रूप ले लिया, नई फॉर्म ले ले गए, तो डेट फॉर्म इज नोन एज गामा आयरन, और इसका दूसरा नाम है ऑस्टोनाइट भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? गामा आयरन मिलता है आपको 1400 डिग्री सेंटीग्रेड और 910 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। कौन सा फेज स्टेबल होता है? ऑस्टोनाइट फेज। तो याद रखना, ऑस्टोनाइट किसका फेज है? आयरन का ही तो है सर, ये आयरन की ही तो अलग फॉर्म है ऑस्टोनाइट। डेल्टा आयरन जो कि 1400 डिग्री सेंटीग्रेड और 910 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में स्टेबल रहता है। अब जैसे ही 910 डिग्री सेंटीग्रेड से हम मूव करना स्टार्ट करेंगे नए टेम्परेचर में, तो ये ऑस्टोनाइट फेज है वो स्टेबल नहीं रहेगा। सर जाहिर सी बात है, ये देखो ना, यहां तक तो ऑस्टोनाइट फेज था हमारे पास। जैसे ही इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट से हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेटेंट हीट निकलनी स्टार्ट हुई, तो ऑस्टोनाइट निकल रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, 50% चेंज हो गया ऑस्टोनाइट, और 50% ऑस्टोनाइट है वो नया रंग रूप ले लेता है। यहाँ जाके इस पॉइंट पे जाके 100% है ऑस्टोनाइट है वो कन्वर्ट हो चुका है एक नए फेज के अंदर, और डेट फेज इज नोन एज अल्फा आयरन। इज इट क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? अल्फा आयरन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ जी। फिर एक स्टूडेंट कहता सर यहां सेंसिबल हीट लॉस करी 910 और 768 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आपका अल्फा आयरन स्टेबल है, बट सर यहां आते ही इस नई फॉर्म में कन्वर्ट होगा सर ये, और यहां कहीं जाके सर पूरी तरीके से नई फॉर्म आ जाएगी। यस और नो? कि लेटेंट हीट निकल रही है ना इसमें। यस सर। तो यहां फिर आपको मिलेगा अल्फा आयरन ही मिलेगा, इवन लेटेंट हीट निकलने के बाद भी। बट सर जब यही चीज आपको मिलनी थी तो हमें सर ये चीज क्यों दिखाई आपने? सीधा सा आप एक ये दिखा देते 910 से बिलो आपको जो भी मिलेगा वो अल्फा आयरन मिलेगा, सीधा बोल देते सर ये। बट आपने दोबारा फिर अल्फा आयरन लिख दिया 768 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे, फिर आपने अल्फा आयरन लिख दिया। एक बार ही लिख देते सर, बार बार लिखने की क्या जरूरत थी? हम फेस थोड़ी चेंज कर रहे हैं सर, ऊपर भी अल्फा आयरन नहीं मिल रहा है सर, नीचे भी अल्फा आयरन मिल रहा है। बट सर हमने ये ऐसा क्यों लिखा है? एक्चुअली क्या होता है, जो ये 768 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, एक साइंटिस्ट थी जिनका नाम था क्यूरी मैडम। क्यूरी मैडम का नाम सुना है? क्यूरी मैडम वो आती हैं, वो कहती है 910 से नीचे आपको अल्फा आयरन मिलेगा, बट जैसे 768 डिग्री 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो आपको 910 और 768 डिग्री सेंटीग्रेड में अल्फा आयरन मिला था, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस होनी स्टार्ट हो जाएगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लूज होनी स्टार्ट हो जाएगी, और यहां आप देखोगे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। इसका मतलब, कहने का मतलब है सर यहां ये तो कंप्लीट मैग्नेटिक होगा, इस पॉइंट पे अगर आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो रही है, ये तो कंप्लीट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी सर इसकी। 768 पे हो रही है ना, बाकी तो यहां क्या है, अगर उल्टा चलूं मैं तो इससे नीचे अल्फा आयरन ही बोला है। 768 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज हो जाएगी कंप्लीटली, 100% लूज हो जाएगी यहां पे। तो इससे ऊपर है अल्फा आयरन जो आपको मिला है, यहां जो 910 और क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर के बीच में जो आपको अल्फा आयरन मिला है, उसके पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी तो ये इजीली अट्रैक्ट भी नहीं होगा।
अगर 768 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो आपको मिला है अल्फा आयरन, उसके पास क्या होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, वो इजीली अट्रैक्ट कर सकता है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आप लोगों को एक बार एग्जांपल दिया था अल्फा आयरन, याद हो आप लोगों को। अल्फा लगाते हैं हम किस चीज के लिए लगाते हैं, रूम टेम्परेचर। तो 768 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाओगे तो रूम टेम्परेचर मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे नीचे ही आपके पास अल्फा आयरन है, जो भी आपको रूम टेम्परेचर पे आयरन मिलता है, उस आयरन को एक्चुअली क्या बोलते हैं, अल्फा आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा आयरन। उसके पास क्या होगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। जैसे ही उसका टेम्परेचर आप 768 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुंचा दोगे और रेंज 910 के बीच में रखोगे, तो उसके पास जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी वो कंप्लीटली लूज हो जाएगी। समझ में आई बात इतनी? जी सर। अगर 910 से ऊपर चले गए तो आपके पास जो अल्फा आयरन था वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो गया, ऑस्टोनाइट फेज में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, याद रखना। ऑस्टोनाइट फेज है जो स्टेबल रहता है 910 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। आपको क्या मिलेगा, हमेशा ऑस्टोनाइट फेज मिलेगा। कौन सा फेज मिलेगा, ऑस्टोनाइट फेज। और जिसका दूसरा नाम क्या है, गामा। गामा। और फिर इससे ऊपर जाओगे डेल्टा आयरन। फिर एक स्टूडेंट कहता है सर बात तो आपकी ठीक है, आपने अल्फा, गामा, डेल्टा, बीटा छोड़ दिया सर। बीटा, अल्फा के बाद बीटा आना चाहिए था, बीटा के बाद गामा आना चाहिए था, गामा के बाद डेल्टा। सर यहां बीटा क्यों नहीं लिखा? ये इसलिए नहीं लिखा क्योंकि देखो जो क्यूरी मैडम थी उन्होंने नोटिस किया इसकी तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही लूज हुई है, क्यों ना मैं इसको बीटा आयरन की जगह अल्फा आयरन लिख दूं। फर्क क्या पड़ता है, जब है सेम ही मटेरियल है, उसको मैं बीटा आयरन की जगह अल्फा आयरन लिख दूं तो क्या रहेगा, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, बस उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए 768 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या बोला गया है, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर। याद रखना इसको, इसको क्या बोला गया है, क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर। तो इसको डिफाइन करना होगा, कभी एग्जाम के अंदर आ जाए तो आप कैसे डिफाइन करोगे क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर को? इट इज दैट टेम्परेचर एट विच और above which alpha iron loses complete its magnetic property। समझ में आई बात? जितना अभी करवाया आप लोगों को। चलो सर ये जो अल्फा आयरन है इसका माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा होगा सर? ये तो आपने डिफरेंट फॉर्म बता दी। आयरन हमारे पास 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। एलोट्रॉपी कितनी है आयरन की? 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है फिलहाल। अगर मैं इस टेम्परेचर रेंज की बात करता हूं, 3 फेज है हमारे पास। डेल्टा आयरन, इस सिंबल का नाम याद रखना, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, डेल्टा। आगे से मैं डेल्टा बोलूं तो समझ जाना ये इसकी बात कर रहा हूं। इसको क्या बोलते हैं, गामा। कहीं आप कंफ्यूज हो, गामा क्या चीज है। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। समझ गए? अल्फा मैंने बताया था रूम टेम्परेचर के लिए अल्फा आयरन, अल्फा यूज करते हैं। जी सर। अल्फा पोलेनियम, याद आया कुछ? यस सर। अल्फा पोलेनियम किसका एग्जांपल है? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। मैंने कहा था टाइम आएगा मैं सब चीज आपकी क्लियर करूंगा। मैं अल्फा क्यों लिख रहा हूं, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था रूम टेम्परेचर वाला ही अल्फा पोलेनियम है, कितने मिलियंस लोगों की जान ले सकता है, कितना जहरीला होता है। इज इट क्लियर? एक एक चीज है। आप लोगों को क्या लगा सर, तो मतलब जो एग्जांपल आप लोगों को दे रहे हैं सिंपल क्यूबिक में और एफसीसी में, बीसीसी में, क्यों सर बार बार आपको याद करवा रहे थे, क्यों रटवा रहे थे कि इस ट्रिक से याद करो? समझ में आई उसकी एनालॉजी? यस सर।
इसलिए याद करवा रहा था मैं। अगर अल्फा आयरन कहीं आ जाता है तो आप बता सकते हो कौन सा स्ट्रक्चर है ये? BCC सर। बीसीसी, क्योंकि आप लोग सर ऑलरेडी याद कर चुके हो, सभी स्टूडेंट हैं ऑलरेडी याद कर चुके हो, बीसीसी होगा। इसको मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूं। बीसीसी, ये भी क्या होगा? बीसीसी। अल्फा आयरन को मैंने क्या कहा था, याद हो आप लोगों को? बीसीसी बोला था। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक माइक्रोस्ट्रक्चर मिलता है अल्फा आयरन का, याद हो जब मैंने करवाया था। अब एक बात बताओ, कॉपर निकल मैंने करवाया था नहीं करवाया था आप लोगों को? कॉपर निकल यस सर। किस में करवाया था? एफसीसी में। FCC में मैंने याद करवाया था ना आप लोगों को, कहा था इस एनालॉजी से याद करो आप लोग। ये आप लोगों को लगा सर तो बस ऐसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद करवा रहे होंगे कि पेपर में ना पूछ ले कॉपर का माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम रिसेंटली कॉपर निकल एलॉय का हम फेज डायग्राम बना के आए हैं। उसमें जरूरत पड़ी नहीं पड़ी आप लोगों को कॉपर निकल का एलॉय के अंदर? यस सर। कॉपर का माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है? नहीं तो इधर उधर देखते सोचते सर कॉपर का, जब मैंने आप लोगों को एक एक चीज याद करवाई हुई है, कॉपर निकल का एलॉय ले रहे हैं, सॉल्वेंट का ही माइक्रो स्ट्रक्चर एलॉय का माइक्रो स्ट्रक्चर होगा, ये सब चीज मैं बता चुका। समझ में आ गई बात? जी सर। अल्फा आयरन का बीसीसी है, गामा आयरन का क्या होगा? एफसीसी। याद रखना है इसको, एफसीसी, ठीक है। और डेल्टा आयरन का क्या होगा? बीसीसी। ये हो गया आपका माइक्रो स्ट्रक्चर इन सब का। अब समझ लेते हैं डेल्टा आयरन को क्या बोलते हैं। जो ये डेल्टा आयरन है इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं इसका, डेल्टा आयरन का डेल्टा फेराइट, ठीक है। डेल्टा आयरन को क्या बोलते हैं? डेल्टा फेराइट भी बोलते हैं। गामा आयरन का दूसरा नाम ऑस्टोनाइट होता है, वो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। अल्फा आयरन, इसका दूसरा नाम क्या होगा? किसी को पता है? अल्फा आयरन का दूसरा नाम क्या होगा? अल्फा फेराइट, ठीक है। क्या बोलोगे इसको? अल्फा फेराइट। मतलब 910 से नीचे आपको क्या मिलेगा? अल्फा फेराइट ये तो मिलेगा, ये देख लो आप। 910 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या मिलेगा? अल्फा फेराइट। अल्फा आयरन की जगह आप अल्फा फेराइट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो भूलना मत, अल्फा आयरन को अल्फा फेराइट भी बोलते हैं। और जो मैडम क्यूरी आई थी उन्होंने अपना एक टेम्परेचर दिया था, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्यूरी पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं, 768 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे क्या है आपका? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिल जाती है। अगर ऊपर से नीचे आ रहे तो आपको क्या हो रहा है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मिल रही है। पहले अल्फा आयरन था उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं थी, जैसे ही 768 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाओगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है? आ जाती है उसके अंदर। इस अल्फा आयरन के पास क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। इस अल्फा आयरन के पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है। इट हैज नॉट अ कैपेसिटी टू अट्रैक्ट अदर मटेरियल जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, चुंबक का काम करेगी। आप देखोगे चुंबक से जो ये अल्फा आयरन होगा एकदम अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर इस अल्फा आयरन को आप चुंबक के पास लेके आओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर इसको लेके आओगे तो एकदम से ये अट्रैक्ट हो जाएगी। समझ गए बात? जी सर। और कोई डाउट इसमें? तो ये एलोट्रोपी है। किसकी एलोट्रोपी है? आयरन की एलोट्रोपी है। आपको क्या मिल रहा है? डेल्टा आयरन मिल रहा है, डेल्टा आयरन फेज मिल रहा है, ऑस्टोनाइट फेज मिल रहा है, अल्फा आयरन फेज मिल रहा है। तो ये पता होना चाहिए, इस टेम्परेचर रेंज में आपको याद होना चाहिए कि 1539 और 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में कौन सा आयरन मिलेगा? डेल्टा आयरन मिलेगा। 1400 और 910 डिग्री सेंटीग्रेड में कौन सा आयरन मिलेगा? डेल्टा आयरन नहीं मिलेगा। डेल्टा आयरन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑस्टोनाइट फेज। ऑस्टोनाइट फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आयरन कार्बन डायग्राम में सिर्फ इसी का जिक्र करेंगे, ऑस्टोनाइट फेज, ऑस्टोनाइट फेज।
1400 डिग्री सेंटीग्रेड और 910 के बीच में ऑस्टेनाइट फेज मिलेगा। और उसका कैसा होगा, FCC मिलेगा। कैसा मिलेगा, FCC माइक्रोस्ट्रक्चर मिलेगा। और अल्फा आयरन क्या है, BCC मिलेगा, BCC। ठीक है, ये सब याद होना चाहिए आपको। ये था एलोट्रोपी ऑफ आयरन और कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इटेक्टिक सिस्टम कौन सा होता है। इटेक्टिक सिस्टम लिख देता हूं मैं जिससे आपको याद रहे। क्या पढ़ेंगे, इटेक्टिक सिस्टम कौन सा होता है और उसका कूलिंग कर्व और देखेंगे नेक्स्ट क्लास।